सो हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आ गया आप सबके लिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर। जो कुछ भी मैंने क्वेश्चंस रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि जब ये क्लास खत्म होगा तो मैं अपना टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि क्या होता है ना, टेलीग्राम में ज्वाइन होने से आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है किसी सब्जेक्ट में तो उसमें पिन करना। जो भी स्टूडेंट से अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो मैं उसमें कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी क्लास में किसी क्वेश्चन का जो उसके साथ आंसर के साथ जो भी मैं लिखूंगा उसके साथ पूरा पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा, तो आपको पढ़ने ही बहुत ईजी होगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन के बाद क्लास को लाइक कर देना। क्या कमी रह गई, क्या हुआ है क्या नहीं, उसमें आप लोगों का कमेंट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। तो सब्सक्राइब भी करना और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो बिना अभी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, which warm wind is known as snow eater। क्या पूछा, which warm wind is known as snow eater। स्नो ईटर का मीनिंग क्या है, बर्फ को खाने वाला, बर्फ को जो निगल लेता है उसको बोलते हैं स्नो ईटर। तो इन चारों में से किस विंड को हम बोलते हैं स्नो ईटर। किस विंड का नाम है स्नो ईटर। पहले हमें ये जान लेना चाहिए, ये जो चारों विंड है, ये हमारे जो टोटल विंड एंड हमारा जो टोटल विंड एंड प्रेशर बेल्ट का जो टॉपिक है उसमें हम बेसिकली तीन विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है परमानेंट विंड, दूसरा है सेकेंडरी विंड और तीसरा है लोकल विंड। एग्जाम में ये भी पूछता है इन चारों में से किसी एक का नाम दे देगा और इसमें से और ये दोनों में से किसी एक। सोच लो कि चारों ऑप्शन दिया होगा, इसमें से पूछ लेगा ये जो चिन्नुक है या फोइन है या सिरोको है या लू है, ये कौन से विंड के कैटेगरी में आता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो चारों विंड है ना, लू चिन्नुक फोहिन सिरोको, ये हमारे लोकल विंड के अंदर आते हैं। अभी हम ये समझ लेते हैं, मैं तो आंसर बोलूंगा इसका, पर मैं पहले ये समझ लें कि परमानेंट विंड क्या होता है, सेकेंडरी विंड क्या होता है और लोकल विंड क्या होता है। देखो पहले देखो परमानेंट विंड क्या है। परमानेंट विंड, ये वो विंड है और ये वो हवाएं हैं जो हमारे पूरे अर्थ पर फ्लो होते हैं, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एरिया में फ्लो होते हैं, ठीक है। जिसके मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, ये जो टॉपिक में जब पढ़ेंगे विंड एंड प्रेशर बेल्ट नाम का जो टॉपिक जब पढ़ेंगे, तब मैं अच्छे से बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करके आपको समझाऊंगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि परमानेंट विंड का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। एक आएगा हमारा ट्रेड विंड, दूसरा आएगा वेस्टर्लिस, तीसरा आएगा ईस्टर्लिस। ये तीनों ही हमारे क्या परमानेंट विंड के अंदर ये सब आएंगे। अब देखते हैं सेकेंडरी विंड क्या है। सेकेंडरी विंड वो है जो एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लो होते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो होते हैं। मैं क्या करूँ समझे ना, एक पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर एरिया में, रीजन बोलो क्या एरिया बोलो एक ही बात है, एरिया में और एक पर्टिकुलर सीजन में ही आएंगे ये। और इसको हम और एक नाम है वो सीजनल विंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल में फर्स्ट आएगा साउथ वेस्ट मॉनसून, दूसरा आएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, तीसरा आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ गए। पहले क्या आएगा साउथ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखते हैं लोकल विंड क्या है।
3 नंबर है लोकल विंड। लोकल विंड वो विंड्स है जो एक छोटे से जगह में फ्लो होते हैं, बहुत ही छोटे से जगह में फ्लो होते हैं। जैसे कि समझ लो, जो बोलते हैं समंदर में, समंदर से भूमि की ओर हवाएं आएगा, भूमि से समंदर की ओर हवाएं जाएंगे, ये जो विंड होता है ना, ये हमारे लोकल विंड के अंडर आते हैं। और इसका कोई टाइप नहीं है, इसमें बहुत सारे विंड्स आएंगे, जैसे लू हो गया, चिनूक हो गया, फोहिन हो गया, सिरोको हो गया, मिस्ट्रल हो गया, बोरा हो गया, ब्लिजर्ड हो गया, और बहुत सी ऐसे हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे विंड एंड प्रेशर में, ये सारे विंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ लोकल विंड में क्या पढ़ेंगे, लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, एंड माउंटेन ब्रीज क्या है, एंड वैली ब्रीज क्या है। ठीक है, इसमें जो लैंड ब्रीज सी ब्रीज में हम पढ़ेंगे कि वो रीजन ही क्या है। जो दिन में बोलते हैं समंदर से भूमि की ओर हवाएं आते हैं, रात में भूमि से समंदर की ओर हवाएं आती है, इसका रीजन क्या है, हम कहा किस में पढ़ेंगे, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्या पूछा हमें, कलर चेंज कर लेता हूं। वार्म विंड नोन एज स्नो ईटर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चिनुक। ठीक है, चिनुक वो क्या होता है ना, ये स्टोरी सुन लीजिए, इसको चिनुक विंड को स्नो ईटर क्यों बोलते हैं। और हाँ याद रखिए, ये जो मैं ये साफ कर लेता हूँ सब कुछ, ठीक है, अच्छे से लिख लूंगा। देखो ये लू जो है हमारे, ये इंडिया में फ्लो होता है। ये चिनुक जो है हमारा यूएसए में फ्लो होता है। फोहिन यूरोप में फ्लो होता है। सिरोको अफ्रीका और मेडिटेरियन सी ऐसे इलाके में फ्लो होता है, चला। ठीक है, सिरोको को हम बोलते हैं डॉक्टर विंड, इसका एक और नाम है डॉक्टर विंड। ठीक है, फोहिन चिनुक का, चिनुक जैसा विंड है ना, वैसे का वैसा फोहिन है, इसको स्नोइटर बोलते हैं अमेरिका और कनाडा में, और फोहिन को स्नोइटर बोलते हैं यूरोप में। अब देखो ये स्नोइटर क्या क्यों है, इसको स्नोइटर बोला ही क्यों जाता है। देखो सपोज ये हो गया हमारा अमेरिका, ये पार्ट साउथ अमेरिका होगा, ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका, मैंने बस कैजुअली ड्राइंग किया है। ठीक है, देख लो, हमें पता है अमेरिका में एक माउंटेन है रॉकीज माउंटेन। ठीक है, क्या माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन। और हमें ये भी अच्छे से पता है, ये जो अमेरिका है ये कोल्ड कंट्री है, अमेरिका एक कोल्ड कंट्री है। तो देखो नॉर्मली तो वो एक कोल्ड कंट्री है, जब विंटर आता है तो और भी कोल्ड हो जाता है। और ये जो रॉकीज माउंटेन के पास जो लोग रहते हैं ना, ये लोग अपनी एग्रीकल्चर के लिए इस माउंटेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा विंटर आता है, ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ता है ना, तो ये जो रॉकीज माउंटेन है ना, ये स्नो में ऐसे कवर होकर रह जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा माउंटेन जैसे स्नो में कवर होकर रह जाता है, जिसके मुताबिक क्या होता है ना, वहां के लोग दोबारा एग्रीकल्चर नहीं कर पाते उस माउंटेन में। तो ये जो हमारा चिनूक विंड है, ये क्या करता है, ये गर्म हवा है, गर्म हवा इसके ऊपर फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, ये जो सारा का सारा बर्फ है ना, ये सारा का सारा मेल्ट हो जाता है। जिसके मुताबिक क्या होता है, ये जो आसपास के जो लोग होते हैं दोबारा वहां पे एग्रीकल्चर कर पाते हैं। तो बर्फ को मेल्ट करता है, इसका मतलब ज्योग्राफी में हमें बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये बर्फ को खा जाता है, बर्फ को निगल जाता है, इसलिए इसका नाम है स्नो ईटर। ठीक है, पूछता है ये कहाँ फ्लो होता है, यूएसए में। किसको स्नो ईटर बोलते हैं, चिन्नू को स्नो ईटर बोलते हैं। ठीक से समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे फोहिन का, फोहिन ये देखो, जैसे कि चिन्नू किस माउंटेन के पास फ्लो हो रहा है, रॉकीज, वैसे फोहिन किसके पास फ्लो हो रहा है, एल्स माउंटेन के पास फ्लो हो रहा है फोहिन। ठीक है, फोहिन किसके पास फ्लो हो रहा है, एल्स माउंटेन के पास, जो कि यूरोप में है। ठीक है, और अच्छे से ये सब पढ़ेंगे जब मैं ये प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊंगा, विंड एंड प्रेशर बेल्ट। याद रखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, एंड बहुत ही हार्ड टॉपिक है। तो आप लोग बोल रहे हो सर ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अरे नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छे से समझ गए ना, तो इससे
ज्यादा खुशी किसी से भी नहीं मिलेगी, अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं, इतना मजा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। और बोर हो गए तो, अगर हाँ ये भी मैं बोलूंगा, अगर इस टॉपिक में एक क्लास ने आपने मिस कर दिया ना तो दूसरा समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विंड हर डायरेक्शन में मूव करेगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके पता चलेगा, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ ऐसे पढ़ाऊंगा ना, भूलना चाहो तब भी भूल नहीं पाओगे, एंड आई प्रॉमिस इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो व्हाइट पे लिखता हूँ ना, व्हाइट पे लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द टाइड्स where whose height is 20% more than the normal tides, ठीक है। अगर नॉर्मल टाइड्स 100% आ रहा है तो 20% ज्यादा होके 120% तक आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, निप टाइड, एपोजियन और पेरिजियन टाइड, ठीक है। पहले तो मैं बोलता था ऐसा कोई टाइड ही नहीं है, एपोजियन और पेरिजियन, इस दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए टाइड्स क्या है। टाइड्स होता है, टाइड्स में लिख देता हूं यहाँ पे, टाइड्स क्या है, the rise and fall of sea water due to the due to the gravitational pull of, और gravitational force of, not pull of, gravitational force of ज्यादा अच्छा रहेगा, gravitational force of sun and moon, बट मून का ज्यादा लगता है, ठीक है। टाइड्स क्या होता है, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। अभी ये अच्छे से समझो क्या होता है। मैं हाँ ये भी एक टॉपिक है, टाइड्स नाम करके एक टॉपिक है, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस समझा देता हूँ, देखो क्या होना है, क्या होता है। देखो ये हमारा अर्थ है, इसको मैं अच्छे से कलर करके करता हूँ, ठीक है। हमारा अर्थ नीला नीला अर्थ हो गया, ब्लू प्लैनेट, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। और चंदा मामा को हम व्हाइट कर देंगे, चंदा मामा को चार जगह, पहले सूरज को रख देते हैं, यहाँ पे रह गया हमारा सन, ठीक है। फिर आएगा हमारे चंदा मामा, चंदा मामा पहले यहाँ पे है मून, फिर यहाँ पे आएंगे मून, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही घूमते हमारे अर्थ के चारों तरफ, क्योंकि ये मामा है तो हमारी धरती माँ है, तो चंदा मामा है, तो इन दोनों भाई बहन का रिश्ता है, और भाई हमेशा बहन को प्रोटेक्ट ही करता है ना। तो चलो क्या होता है देखते हैं। देखो हाँ इसमें ही कर देता हूँ। मैंने क्या बोला टाइड्स के लिए, टाइड्स के लिए बोला ना कि जब सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर पड़ता है ना तब टाइड्स होता है। और आप हमेशा जानते हैं जब भी पूर्णिमा और अमावस्या होता है वहां पर टाइड्स बहुत ज्यादा ही होते हैं। ऐसा रीजन क्यों होता है, ऐसा रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो ये जब, पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये पूर्णिमा और अमावस्या होता है क्यों है, जब सन मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं ना तब भी पूर्णिमा और अमावस्या होता है, ठीक है। ये बस याद रखना, अच्छे से बोलूंगा, बिल्कुल वरीड मत हो, कोई भी कंफ्यूजन में रखूंगा नहीं आपके दिमाग में, अच्छे से क्लियर होगा, बस थोड़ा सबर रखो, ठीक है। जब सन मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे ना तब भी क्या होगा, पूर्णिमा एंड अमावस्या होगा। तो अभी देखो अभी ये मून यहाँ पे है और यहाँ पे होने से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब मून फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना तब ये तीनों क्या एक स्ट्रेट लाइन में रह जाते हैं ना, रह जाते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, जब मून फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, देखो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। जब मून फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या होता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर होता है, यहाँ पे मून नहीं है, इस तीनों साइड में मून नहीं, बस यहाँ पे है अभी मून, ठीक है। मून का जब मून अभी मून जब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब सन एंड मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर हो रहा है, अर्थ के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थ के चारों तरफ जब पानी होगा इस साइड क्या होगा, थोड़ा बल्ज हो जाएगा, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये जो ऊपर का साइड है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है ना, जब मून एंड सन का दो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर होता है, उसके दूसरे साइड क्या होता है, जब यहाँ पे मून नहीं होता, यहाँ पे जब मून नहीं तो यहाँ क्या होता है, इसका
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, हमारा अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर अटैक काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, जिसके कारण क्या होता है, इस साइड में भी जैसे इस साइड में पानी ज्यादा आ गया ना, इसी साइड में भी पानी कुछ ज्यादा ही आ जाता है, ठीक है, इस साइड में पानी कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो फर्स्ट साइड और थर्ड साइड, मून यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ मून यहाँ पे ही है, पर पानी ज्यादा कहाँ से आ रहा है, मतलब ज्यादा टाइड कहाँ पे आ रहा है, इस साइड में, ये दोनों साइड में ज्यादा बड़ा बड़ा टाइड से आ रहा है, मतलब 20% हाई टाइड आता है, इसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रिंग टाइड, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड। ये तो मून हो गया यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, जब मून तीसरे घर पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, इस साइड से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और इस साइड से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो दोनों साइड टाइड हो गया। देखो मैं फिर से यहाँ करता हूँ, जब अर्थ यहाँ पे है, मून यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, यहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो यहाँ दोनों साइड ही क्या हो जाएगा, टाइड्स हो जाएगा, पर ये ऊपर और नीचे में लो टाइड हो जाएगा, मतलब 20% पानी कम हो जाएगा, इस साइड में 20% पानी ज्यादा हो जाएगा, इस दोनों साइड में 20% पानी ज्यादा हो जाएगा, और इस साइड ऊपर की और नीचे की साइड में 20% पानी कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये ऊपर और नीचे जब होता है तब क्या होता है। देखो मैं व्हाइट में कर देता हूँ इसे, यह हमारा अर्थ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे अभी मून है, मून का मैं अर्थ अच्छे से करता हूँ, देखो यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, ठीक है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो दोनों तरफ से पानी तो ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर अगर ज्यादा आएगा तो यहाँ पर भी ज्यादा आएगा, ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, इस साइड पर ज्यादा पानी आएगा, मून इस साइड, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है तो यहाँ पर ज्यादा पानी आएगा, पर यहाँ पे हमारा चंदा मामा है, चंदा मामा का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड आ रहा है, इसी साइड आ रहा है, तो यहाँ पर भी हाई टाइड होगा, और यहाँ इस साइड क्या होगा, इस साइड एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा अर्थ का, तो इस साइड भी हाई टाइड होगा, तो चारों तरफ से पानी एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो पानी किस साइड में हाई टाइड नहीं आएगा, ऐसे नॉर्मल सी रहेगा ये पानी, किस यहाँ पर जब मून थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, तब भी हाई टाइड्स कभी नहीं होगा, हाई टाइड्स कभी नहीं होगा, और जब मून सिर्फ एक, गलत बोला यहाँ पे, मून 2 और 4 में जब होगा तब हाई टाइड कभी नहीं होगा, जब मून 1 और 3 में होगा तब भी हाई टाइड पॉसिबल होगा, ठीक है, जब मून 1 और 3 में होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जब मून 2 और 4 में होगा इसको बोलेंगे निप टाइड, निप का मीनिंग हो गया लो टाइड, जहां पे छोटा छोटा टाइड्स आएगा, ना के बराबर आएगा, और 1 और 3 में स्प्रिंग टाइड आएगा, मतलब बड़ा बड़ा टाइड आएगा, ठीक है, तो अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या होगा आंसर, अभी आप लोग तो इजीली बता ही दोगे, क्या हो गया, अरे चल क्यों नहीं रहा है, हाँ हो गया, तो the tides whose height is 20% more than the normal tide are called spring tide, ठीक हो गया, स्प्रिंग टाइड, अगर बोलेगा 20% लेस देन द नॉर्मल टाइड तो हो जाएगा निप टाइड। चलो अब देखते हैं एपोजी और पेरिजी क्या है, ठीक है, देखो एपोजी और पेरिजी क्या होता है, अर्थ को नीला नीला है, अरे यार क्या हो रहा है ये, चल तो रहा है ठीक से, बार बार ऐसे होने से टाइम वेस्ट होता है यार। चलो यहाँ पे हमारा अर्थ है, नहीं बीच में कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, हमारा चंदा मामा, किस किस कैसे चक्कर लगाता है, वो है एलिप्टिकल शेप में, एलिप्टिकल शेप मतलब इस तरह से, तो एक बार क्या होगा ना, चंदा मामा इस पोजीशन में आएंगे और एक बार यहाँ पे आएंगे, तो एक पोजीशन में अर्थ और चंदा मामा के बीच में दूरियां बहुत ही कम हो जाएगा, और एक बार दूरियां कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो जब ज्यादा हो जाएगा ना उसको बोलेंगे एपोजी,
और जब कम हो जाएगा उसको बोलेंगे पेरिज। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। और ये क्या है आपको जी? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, इस तरह एक और कॉन्सेप्ट है वो भी बोल देता हूं मैं। यहां पर हमारा है अर्थ, नहीं यहाँ पे सन को रख देते हैं, सन। और ये और सन के चारों तरफ अर्थ भी हमारा चक्कर लगाता है। किस कैसे चक्कर लगाता है? ऐसे। इसको भी बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। एक पोजीशन में क्या होता है, हमारा अर्थ यहाँ पे आकर रुकता है और एक पोजीशन में यहाँ पे आकर रुकता है। जहां सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा उसको बोलेंगे पेरिहेलियन। और जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे एपिहेलियन। ठीक है, अभी मून के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेना, सब लिख लेना। ठीक है, पेरिहेलियन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एंड एपिहेलियन क्या है? द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हिच हार्मोन इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन हार्मोन। इनमें से किसी हार्मोन का नाम वैसोप्रेसिन हार्मोन है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं इन सारे हार्मोन्स के बारे में डिटेल्स बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो इससे पहले इसको एमएसएच बोले, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा सन होता है ना, सन के रे से, सन के रे से क्या होता है? सन के रे में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट। गलत बोला, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत बोला, मैं थोड़ा भूल गया, सॉरी। क्या होता है ना, इंसान हूं यार, गलती हो ही जाएगा। सन है, सन के रे जब आकर हमारे स्किन में पड़ता है, स्किन से क्या रिलीज होता है? मेलानोसाइट, सॉरी मेलानिन सीक्रेट होता है। वो कहां से होता है? मेलानोसाइट ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये ग्लैंड किस में है? मेलानोसाइट हार्मोन से। ठीक है, इस मेलानिन से ग्लैंड से मेलानोसाइट हार्मोन रिलीज होता है जिसमें मेलानिन होता है। अगर स्किन में मेलानिन ज्यादा हो गया तो हमारा स्किन कलर क्या हो जाएगा? डार्क। अगर कम हुआ तो हमारा स्किन कलर क्या हो जाएगा? फेयर। ठीक है, पर ये ज्यादा क्या होता है ना, हमारा स्किन का कलर क्या होगा, ये हमारे ज्यादातर 80% हमारे पेरेंट्स के जीन के ऊपर डिपेंड करता है और 20% ये जो मेलानोसाइट हार्मोन और मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, इसको भी बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये जो एंटी डायूरेटिक मीनिंग, फर्स्ट हमें ये समझना है डायूरेटिक का मीनिंग क्या है। डायूरेटिक का मीनिंग है वाटर लॉस, वाटर लॉस। तो एंटी डायूरेटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? वाटर लॉस। एंटी मीनिंग हम जो कुछ भी खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, मतलब क्या, हमारे जो डिजीज हो उसको कम करने के लिए। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये वाटर लॉस को कम करता है। ठीक है, कम करता है। अगर एडीएच हमारे अंदर, शरीर के अंदर एडीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा? वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? व्हिच कॉजेस अगेन एंड अगेन, यहाँ पे क्या होता है? वाटर लॉस ज्यादा होगा तो कॉजेस
अगेन एंड अगेन यूरिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगेन एंड अगेन। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिटस, ठीक है। क्या डिजीज होगा, डायबिटीज इंसिपिटस, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो, लैक ऑफ इंसुलिन अगर होगा, इंसुलिन हमारे बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, डायबिटीज मेलिटॉस, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट में बताओ, मुझे कमेंट में बताओ, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब है, किस तारीख को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर कौन सा हार्मोन है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या में होता है, इट एक्साइट, लिख लेता हूं यहाँ पे, इट एक्साइट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। इसका आंसर तो आपको पता चल गया है अभी, क्या है आंसर बताओ, इसका आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर कौन सा है, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम एक और नाम में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स रेट ऑफ सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में जितना भी सेल डिवीजन होता है उसको कंट्रोल करता है कौन, एसटीएच, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है, तो सेल डिवीजन रेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सेल डिवीजन रेट हो जाएगा, तो बॉडी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक डिजीज होगा जिसका नाम है जाइगैंटिक डिजीज, ठीक है, जाइगैंटिक डिजीज। अगर एसटीएच व ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो इसके कारण क्या होगा, बॉडी ग्रोथ कम हो जाएगा। इसके नाम पे क्या क्या डिजीज होगा, क्या डिजीज होगा इसके नाम पे, हाँ, डॉफिज्म, डॉफिज्म, ठीक है, बौनापन, ठीक है। और एक और डिजीज है, ACROMEG, एक्रोमेगले। ये क्या होता है ना, जब हम बाहर से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रेट में लेते हैं, ठीक है, बोन डिफॉर्मेशन होता है इसमें, बोन डिफॉर्मेशन डिजीज ड्यू टू टेकिंग सेपरेटली ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलो, ये हो गया आंसर भी हमें पता चल गया, क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। ये रहा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमारा प्रेशर बेल्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम इसी कलर में लेंगे। देखो, बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सरफेस विंड्स। फर्स्ट आ गया डोल्ड्रम, फिर ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्लीज, और ये जो चार है ना, पोलर,
winds, ये मिक्सअप है। which are among the following is idealized global pattern of these winds are from equator to pole, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से पहले कौन आता है, ऐसे ये बोल रहा है, ये पूछ रहे हैं। इसको क्रोनोलॉजिकली सजाओ, ठीक है, एम्बलिस करो, एम्बलिस सजाना, ठीक है। तो पहले देखो क्या होता है ना, ये नहीं, ये सर्कल में ड्रॉ करना पड़ेगा। साइजेस डिजाइन में तो नहीं है, एनिमेशन स्लाइड्स यहाँ पे नहीं, इंसर्ट शेप्स, सर्कुलर शेप किधर है, अरे नहीं समझाना तो अच्छे से ही पड़ेगा। देखो हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। इसके ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऊपर अंटार्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल। पर ये हमें नहीं देखना, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको बोलते हैं, पहले आएगा हमारा डोलड्रम, जो कि ये 0 डिग्री इक्वेटर ही इसको बोलते हैं डोलड्रम प्रेशर बेल्ट में। उसके ऊपर आएगा एक बेल्ट, यहाँ पे ही 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, ये टोटल जो बेल्ट है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके ऊपर 35 नॉर्थ, 30 नॉर्थ से 35 नॉर्थ तक आएगा हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ से यहाँ एक विंड आता है जिसका नाम है ट्रेड विंड, ठीक है। तो पहले तो हो गया डोलड्रम, फिर आ गया ट्रेड विंड। इसके 35 के ऊपर एक बेल्ट है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, जहां से जाता है ऐसे वेस्टर्लीज, ठीक है। फिर यहाँ से 80 नॉर्थ से 90 नॉर्थ तक आएगा हाई प्रेशर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जहां से आता है ईस्टर्लीज, ठीक है। ये मैं जस्ट समझा दिया अभी अर्थ के डायग्राम थोड़ा राउंड अप करके। जब आज क्या है ना, मैं ज्यादा क्वेश्चन विंड एंड प्रेशर बेल्ट से रखा है, तो जब ये टॉपिक मैं समझाऊंगा ऐसे चुटकी बजाते आप आंसर, आप सब आंसर करोगे, ठीक है। अभी बस ये समझ लो कि ये पहले क्या है आएगा, डोलड्रम आ गया पहले 0 डिग्री में, फिर आ गया ट्रेड विंड, फिर आ गया वेस्टर्ली, फिर आ गया पोलर ईस्टर्ली। तो ये जो डोलड्रम ये फर्स्ट आएगा, ये ट्रेड विंड सेकेंड, ये वेस्टर्ली थर्ड, ये पोलर विंड फोर्थ। तो 1 2 3 4 जिसमें वो है आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसमें और कोई समझना नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये आ गया हिस्ट्री का कोई एक सवाल, ठीक है। देखो बोल रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो which is the correct chronological order among the following events, ये चारों में से पहले कौन आया था, इसको क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो अब बताओ, ठीक है, मैं एक अच्छे से लिख लेता हूँ, हमारे 1915 से क्या हुआ था, ठीक है। गांधी जी के आने से बाद गांधी जी कब आए, 9 जून, ये डेट ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। 1915 को क्या हुआ, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ था। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन में आता नहीं। 1916 में क्या था, बस याद रखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी ने पहले पब्लिक के सामने आया था। और ये BHU किसने बनाया था, ट्रिपल M ने, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, BHU। इसके बाद क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक,
मिल स्ट्राइक। और फिर 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। फिर 1919 में क्या हुआ था, रावलत एक्ट, रावलत एक्ट। फिर और क्या होता, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग मैसाक्रे। फिर खिलाफत मूवमेंट, बेसिकली खिलाफत मूवमेंट 1919 एंड में शुरू हुआ था और 20 में ज्यादातर हुआ था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। फिर आएगा 1920 में, ठीक है, 1920 में हाँ ये रहा एक, कहाँ चला गया, 1918 में क्या, वर्ल्ड वॉर वन का खत्म हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। फिर 1920 में सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और इसी में भी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त में हुआ था, और इसी 1 अगस्त में बाल गंगाधर तिलक जी का, तिलक जी का डेथ हुआ था। आप सभी को ये क्वेश्चन है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि ये जो मंथ है अगस्त, ठीक है, ये पूरे हिस्ट्री में इस अगस्त के महीने क्या क्या हुआ था। बहुत ही बड़ा बड़ा इंसिडेंट, बहुत कुछ इस अगस्त महीने में हुआ था। तो आप सब एक एक करके लिखोगे, जो भी नहीं होगा मैं टेलीग्राम में बोल दूंगा, ग्रुप में बोल दूंगा, और या तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये मैं डिस्कस कर लूंगा अगस्त में क्या क्या होता, ठीक है। और आप सबको ये टास्क रहा, अगस्त में क्या क्या हुआ था सब, ठीक है। 1920 गया, फिर क्या आएगा, 1921 में कुछ नहीं होता, 1922 में क्या, चोरा चोरी, सॉरी चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है। 1923 में कुछ नहीं, 1924 में एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 1925 में अगस्त 9 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। फिर 1926 में नहीं, 27 में हाँ, 27 में कुछ नहीं, 1928 में साइमन कमीशन, और लाला लजपत राय जी की डेथ हो गया। 1929 में क्या, कुछ नहीं, 1930 में जो क्या हो गया, नहीं 1929 में है ना, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू एट द रिवर बैंक ऑफ रबी रिवर, ठीक है, राबी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी 1929 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, ठीक है। 1930 को 1930 को, ठीक है, 1930 में बोल रहा हूँ, सॉरी, 1930 को क्या हुआ था, दांडी मार्च। फिर 1930 को फास्ट आरटीएम, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट आरटीएम नहीं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वही आरटीएम, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और फर्स्ट सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1931 को क्या हुआ था, गांधी यूनियन नहीं, 1932 को वो हुआ था, इसमें होता सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिर 1931 गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। 1932 क्या हुआ था,
पूना पैक्ट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि ये जो गांधी यूनियन पैक्ट है ये 1931 में होता है या 1932 में होता है, ये थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। ठीक है, 1932 हो गया, फिर 1933 नहीं, 1934 में नहीं, 1935, 1935 में क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1936 में कुछ नहीं, 37 में, 1937 में 1937 में क्या होता, हरि त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी सेशन जिसमें एससी बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिजाइड किए थे, मैं भूल गया हूँ। 1926 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, एम के गांधी जी बेलगांव सेशन में आईएनसी में प्रिजाइड किए थे, बेलगांव आईएनसी प्रेसिडेंस। बेलगांव कहाँ पे है ये अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, बेलगांव कर्नाटका। ठीक है, और 1938 में फिर हरिपुरा सेशन, जिसमें क्या हुआ था, वही एससी बोस प्रिजाइड किए थे। ठीक है, फिर 1939 में कुछ नहीं, 1940 क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942 अगस्त ऑफर, ठीक है, 1943 नहीं, 44 नहीं, 45 में हुआ था वॉवेल प्लान, 1946 वॉवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, और 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे के सारे याद कर लेना। ठीक है, अब देखो पहले क्या हुआ था, हाँ एक और चीज मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, 1900 हो गया, 1928 में एक चीज, सॉरी मैंने भूल गया था यहाँ पे एक और चीज होता, बरदोली सत्याग्रह। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ 1928 बरदोली सत्याग्रह। अगर कोई चीज मैं छोड़ दिया हूँ या भूल गया हूँ तो कमेंट बॉक्स में या लिख लेना। ठीक है, तो पहले साइमन कमीशन कब हुआ था, 1928 में, पूना पैक्ट 1932, वेबल प्लान 1945। तो पहले कौन सा है, कौन सा सही है, ये तो साइमन कमीशन नहीं है, वेबल प्लान ये पहला ही सही है। ठीक है, पहला ही हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के तहत ये इंडिया में ये कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला बोल रहे हैं इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, ये पहले गलत हो गया, ये 1950 नहीं 1777 हुआ था, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, सॉरी नहीं नहीं गलत गलत हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हाई कोर्ट एट कलकत्ता, ये सही है, 1950 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट है जहां पे हम जाकर अपील करते हैं और उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, ये भी आप सबको पता है, ये भी सही है। इट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट मार्शल। पहले ही जानना होगा ये कोर्ट मार्शल क्या है। कोर्ट मार्शल क्या होता है ना, कोर्ट मार्शल ये मिलिट्री लॉ, मिलिट्री कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट होता है। ठीक है, जहां पर अगर कोई बंदा जो मिलिट्री में है, आर्मी में है और कोई वो गद्दारी वाला काम कर ले तो इस वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट का हेल्प नहीं ले सकते, वहां पर मिलिट्री कोर्ट में जो कुछ भी होगा वहां मिलिट्री कोर्ट में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनाएगा, एनी मैटर सुनाएगा, कोई मैटर सुनाएगा एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के भी वो अपने अंडर नहीं सुना सकता, कोर्ट मार्शल में कुछ होता है, अगर कोई गद्दार वाला काम कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका सुनानी नहीं सुना सकता। ठीक है, चार नंबर क्या दिया है, इट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम कोर्ट मार्शल। हाँ ये सही रहा, गलत कौन सा है,
मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है और सही आंसर कौन सा है, ये हो गया हमारा सही, ये हो गया हमारा क्या, सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। With respect to Arabian Sea and Bay of Bengal branch of monsoon entering India, consider the statements. Arabian Sea branch is more powerful than Bay of Bengal. Arabian Sea branch is divided into 3 distinct streams, while Bay of Bengal branch is divided into 2 distinct streams. वो पूछ रहा है with respect to Arabian Sea and Bay of Bengal branch, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये थोड़ा गलत है, छोड़ो। यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। इन दोनों में से बोल रहे, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, अरेबियन सी ब्रांच इज मोस्ट पावरफुल देन बे ऑफ बंगाल। बोल रहे बे ऑफ बंगाल के मुताबिक अरेबियन सी ज्यादा ही शक्तिशाली, ज्यादा ही पावरफुल। हाँ ये सही है, क्योंकि जब हमारा दक्षिण पश्चिमी मौसमी आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, मौसमी आता है, तो पहले वो अरेबियन सी में ही आता है, और अरेबियन सी में जब वो आता है, अरेबियन सी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हमारा जो अरेबियन सी है साउथ वेस्ट मानसून के कारण ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, अरेबियन सी ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू 3 distinct streams and 3 distinct streams while Bay of Bengal branch divided into 2 distinct streams। ये भी सही है। देखो अरेबियन सी जो ब्रांच है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी ब्रांच 3 पार्ट है। एक है हमारा वेस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न घाट, दूसरा है मुंबई ब्रांच, और तीसरा है सौराष्ट्र ब्रांच। सौराष्ट्र ब्रांच या हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ, गल्फ ऑफ हाँ कच्छ, KUTCH, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये मैं इंडिया को मिटा देता हूं, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा गंगा वैली और दूसरा है ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, एक है हमारा क्या गंगा वैली एंड दूसरा है ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये भी सही है, अरेबियन सी 3 डिस्ट्रिक्ट में है, 1 2 3, और बे ऑफ बंगाल 2 पार्ट में है, 1 और 2। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज एवर करेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ 1 एंड 2 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसका आंसर मुझे बता देना, या तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा, इसमें नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही मैं रखूंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चारों ऑप्शन से ये आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रीजन ऑफ द औरंगजेब एंड अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, औरंगजेब के टाइम ये चारों ही बैटल्स हुआ था, और इसको क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए बोल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, रख देंगे, ये भी कोई बात है। चलो ये आज थोड़ा चेंज कर ही लेते हैं यार, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो नहीं दिख रहा है, इसको ही रख लेते हैं, इसको ही रख लेते हैं, ये सही है। ठीक है, देखो औरंगजेब को ये चारों युद्ध हुए थे ना, ये सक्सेसरशिप के लिए, जब औरंगजेब राजा नहीं बना था। ठीक है, ये बैटल ऑफ सक्सेसर से, जब शाहजहां जिंदा थे और उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो उन भाई भाई के बीच में जो युद्ध हो रहा था ना, ये उसी में से ही है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट देखते हैं, ये जो है हमारा क्या बैटल ऑफ सक्सेसरशिप। बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, पहला बैटल क्या आएगा, पहला बैटल आएगा ना बैटल ऑफ बहादुरपुर, इस चारों में से नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ बहादुरपुर, बहादुरपुर ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1658 में। किस किस के बीच में होता है, मैं सारों बैटल लिखूंगा। ठीक है,
ये हुआ था हमारा शाह सुजा वर्सेस, ये हमारा शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है। शाह सुजा वर्सेस रॉयल आर्मी ऑफ मुगल। मैं जब पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा औरंगजेब के टाइम, ये सारे ये जो स्टोरी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। मैं अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये याद रखना, शाह सुजा एंड रॉयल आर्मी ऑफ मुगल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बैटल आएगा बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत ये कब हुआ था? ये भी हमारा 1658 में ही हुआ था, ठीक है। और ये किस किस में बीच में हुआ था? औरंगजेब वर्सेस द रॉयल आर्मी, द रॉयल आर्मी ऑफ मुगल, जिसको अभी लीड कौन कर रहे थे उस वक्त रॉयल आर्मी को? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ये लीड में थे, ठीक है। जसवंत सिंह एंड कासिर खान, ये दोनों क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीन नंबर क्या है? बैटल ऑफ समूहगढ़। समूहगढ़ कब हुआ था? ये भी हुआ था हमारा 1658 में, ठीक है। और ये किस किस के बीच में होता? औरंगजेब वर्सेस उनका भाई दारा शेख। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन जीता था कौन हारा था, ठीक है। ये जो हमारा शाह सुजा है ये हार गए थे, ये इसमें लिख लेता हूँ। ये हार गए थे और ये जीते थे, मुगल आर्मी जीता था। फिर ये जो औरंगजेब यहाँ पे जीत गए थे, और ये हार गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी औरंगजेब जीत गए थे और ये दारा शेख जी हार गए थे, ठीक है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर आएगा हमारा बैटल ऑफ खन्नुजा। बैटल ऑफ खन्नुजा ये हुआ था हमारा 1659 में। ये किस किस के बीच में? औरंगजेब वर्सेस शाह सुजा, जो पहले लड़े थे शाह सुजा, ये हार गए। और हारने के बाद औरंगजेब ने इनको मार भी दिया, जान से मार दिया, छोड़ा नहीं, लॉस्ट एंड किल्ड। और ये हम जीत गए, हमारे औरंगजेब जी जीत गए, ठीक है। लास्ट बैटल है इसके बाद बैटल ऑफ देवराई, ठीक है। और ये हुआ था कब? 1659 में। ये भी किस किस के बीच में? औरंगजेब वर्सेस, फिर से ये हुआ था दारा शेख। इसमें दारा शेख को उसने औरंगजेब ने लॉस्ट एंड किल्ड, जान से मार दिया और ये जीत गए। फिर ये बने बादशाह ऑफ द मुगल और बादशाह ऑफ हिंदुस्तान, किंग हो गए, मतलब मुगल के थ्रोन में बैठ गए कौन? औरंगजेब, ठीक है। ये हुआ था 5 बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी तो चेंज करना पड़ेगी। बैटल ऑफ देवराई, बैटल ऑफ देवराई कब हुआ था? पूरा लास्ट का जो बैटल है 1659 में हुआ था। बैटल ऑफ बहादुरपुर ये पहले हुआ था, तो पहले आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। फिर बैटल ऑफ बहादुर के बाद क्या हुआ था? बहादुर का धर्मत, धर्म के बाद समूहगढ़, तो धर्मत तो नहीं है, धर्मत है ना, बैटल ऑफ धर्मत 4। फिर हुआ था समूहगढ़, मतलब उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1।
2 4 3 1, 2 4 3 1 क्या है आंसर? 2 4 3 1 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये है आज आपका इतना ही आज आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास आऊंगा फिर से कुछ तगड़ा क्वेश्चन लेके। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता देना मुझे कि थोड़ा और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा या इतना ही लेवल का सही है। मैं सोच रहा था धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा हार्ड वाला। तो अभी आप बोलोगे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाओ सर, तो मैं इससे थोड़ा और वाला हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद सोलर सिस्टम ये टॉपिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब में पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ा के सोलर सिस्टम वाला टॉपिक अपलोड कर दूंगा। और इस क्लास का अभी का जो पीडीएफ है ना, ये @yourgs_06 इस टेलीग्राम चैनल में अभी आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिल जाएगा। और योर्स जीएस इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो। इस सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो। मैंने जो जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर बताओ, और जो जो पूछा है उसका आंसर बताओ। अगस्त मंथ में क्या कहा था और उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछा था, और जो होमवर्क दिया था उसको करो। ठीक है, और अपना सजेशन दो, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गया कुछ नहीं, जो जो पूछा है वो कमेंट में बताओ। और सेशन को थोड़ा शेयर करो, इस क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर क्यों कहता हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं इसको किसी को शेयर कर दूंगा वो पढ़ लेगा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर कंपटीशन करने का हिम्मत है ना तो दूसरों को शेयर करो, उसके साथ कॉम्पीट करो। वो कंपटीशन ही क्या, जहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए कोई ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगा ना तो आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल थॉट्स भी लेके आऊंगा रोज। ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, और बहुत जल्दी लाइव सेशन भी लूंगा मैं। ठीक है, अभी थोड़ा ग्रोथ होने दो चैनल को, फिर लाइव चैनल भी लाइव सेशन भी लूंगा। ठीक है, थैंक यू, खूब पढ़िएगा और कम मजा करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ।